नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में चर्चा इस बात को लेकर है कि तमाम भर्तियां सवालों के घेरे में आ जाती हैं, युवा मुंह ताकता रह जाता है। फिर वो कोई भी भर्ती क्यों ना हो, पहले तो भर्तियां हो नहीं रही, बल सरकारी भर्तियों पर वैसे ही पैसा लगता है कि ग्रहण सा लग गया प्रदेश भर में। कहीं एक आध दो छुट्टा फुट्टा कोई छुट्टे बैल की तरह कहीं पर आ भी जा रही हैं तो उनका पता ही नहीं लग रहा है। जिन भर्तियों को लेकर विवाद हो रहा है उन भर्तियों में एक और भर्ती जुड़ रही है, और वो विवाद क्या है, क्यों नाराजगी है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। सवाल होंगे, तमाम लोग भी साथ में होंगे। ये नर्सिंग स्टाफ को लेकर एक खबर बीते कुछ वक्त में आपने देखी होगी कि प्रदर्शन भी हुआ नर्सिंग भर्ती को लेकर कि पुरानी भर्ती बहाली, पता नहीं क्या इस तरह के कुछ मांगे हैं। क्यों नर्सिंग भर्ती को लेकर विवाद बढ़ा, ये जानना चाहेंगे। और नर्सिंग एकता मंच की क्या मांग है, ये भी जानना चाहेंगे। और ये कहा गया कि जो विज्ञप्ति जारी की गई नर्सिंग भर्ती को लेकर, वो नर्स के हितों के खिलाफ है, यानी कि उन युवाओं के खिलाफ है जो सपना देख रहे हैं रोजगार का। ठीक, इसमें मसला क्या है, ये जानने और समझने की हम आज कोशिश करेंगे। कहां पर क्या चीजें अड़ंगा डाल रही हैं, कैसे डाल रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवल कुंडीर हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग एकता मंच से। स्वागत है आपका। प्रदीप कुकरेजी, राज्य आंदोलनकारी। रविंद्र सिंह आनंद, हमारे पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। शिवप्रताप सेमवाल, पूर्व पत्रकार और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी एक पार्टी। और हमारे साथ अनुज शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। स्वागत कर रहे हैं शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम चर्चा करें उससे पहले धन्यवाद। नवल भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मंच ने उस दौरान क्या कहा गया था वो सुन लेते हैं। जो अनदेखी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सिर्फ मौखिक आश्वासन ही हम लोगों तक दिए जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हो। वो हमें सिर्फ एक मौखिक आश्वासन ही दिया गया है कि आपके मांगों पर विचार किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में इन दिनों के जो ये बीते हुए दिन है, इतने दिनों में हमें 40+ विधायकों के जो हमें समर्थन लेटर प्राप्त हुए हैं, वो भी हमारे द्वारा जमा किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री जी के पास। और कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी अभी तक हमारे लिए रिटर्न में कुछ भी प्रस्ताव नहीं आया है। और इस सर्द भरे मौसम में हमारे लोग एकता बिहार में लगातार वर्षवार भर्ती के लिए डटे हुए हैं। तो इसी संदर्भ में जो ये अनदेखी है, इसके तहत हम उस दिन मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने वाले अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। नवल, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। थोड़ा समस्या को बताइएगा, कितनी बड़ी ये समस्या है। और क्योंकि हम जानते हैं प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है, ये पूरा प्रदेश जानता है। डॉक्टरों की कमी, डॉक्टरों की इधर से उधर पोस्टिंग, या फिर डॉक्टर किस तरीके से काम करते हैं सब जानते हैं, मरीज भलकान है सब जानते हैं। लेकिन नर्सिंग वाले जितना भी डिपार्टमेंट वाला विभाग है, ये क्यों आज सवाल उठा रहा है? क्या दिक्कत है, कहाँ पर आ रही है और कब से आ रही है, कैसे समाधान निकलेगा? सर, दरअसल आज नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के बैनर तले एकता बिहार में आज धरना प्रदर्शन का 40वां दिन अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन का है। और दरअसल 2020 में 12 सालों के बाद नर्सिंग की राज्य में भर्तियां आती हैं। और जब उस समय हमारे द्वारा हमारे लोग उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर तैयारी कर रहे थे, तो तब फिर उस समय सीनियरिटी करवा दी जाती है, ये कहकर कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट के साथ डील कर रहा है, जो भी स्टाफ डील कर रहा है, उसका अनुभव और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं उस समय कोर्ट में भी जब मामला गया था, तो हमारे लोगों के हक में ये फैसला आया था कि इनको अनुभव के तहत 3000 पदों पर भर्ती आप दे दीजिए। उस भर्ती को 2 भागों में तोड़कर 5 साल का समय लिया गया और उस भर्ती को बांट दिया गया 2025 तक का। लेकिन आज के समय में सर, जब वो 1999 से 2014 तक के बच्चों को इसमें नंबर आ चुके हैं, और जब अब नई भर्ती आती है तो कहीं ना कहीं 2014 के जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं, 2015 के बच्चे हुए हैं, और हमें कहा जाता है कि आप 2025 के साथ एग्जाम क्वालिफाइड करिए। तो हमारा ये राज्य सरकार से कहना है कि जब आपको एग्जाम ही करवाना था तो आपने इससे पहले इसमें एग्जाम क्यों नहीं करवाया, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जूनियर का कैटेगरी में नंबर आ गया है, हमारे सीनियर का नंबर आ गया है, तो ये 2-3 जो बैच बच गए हैं, 2200 लोग ये बच चुके हैं। इन लोगों ने आपका ऐसा क्या खराब क्या बिगाड़ दिया है कि जो आप दोहरी नीति इन लोगों के ऊपर लागू कर रहे हैं। 40 दिन से हमारे द्वारा मुख्यमंत्री आवास पहले भी कूच किया गया, स्वास्थ्य मंत्री आवास भी कूच किया गया, सचिवालय भी कूच भी किया गया। इस दौरान काफी हमारे स्टाफों के साथ अभद्रता का व्यवहार भी सामने आया, और लगातार हमें वहां परेड ग्राउंड में न बैठने दिया गया, और साथ में एकता बिहार में पटक दिया। जहां पे 40 दिन से अगर आप एकता बिहार में देखेंगे तो यहाँ पे शौचालय की सुविधाओं से लेके पानी की
सुविधाओं से देखे, इस अलाव की सुविधाओं से देखे, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। और इसी की मद्देनजर जो अनदेखी सरकार के द्वारा हमारे साथ की जा रही है, इसी के तहत इस 19 तारीख को हमने संपूर्ण जनबल, जितने भी हमारे जिन लोगों का हमें समर्थन मिला हुआ, उनके साथ हम मुख्यमंत्री आवास घेराव इस 19 तारीख को करने वाले हैं। क्योंकि सरकार का इस तरह से मौखिक आश्वासन हम पे देना और लिखित कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करना, तो इस स्वास्थ्य रीढ़ की हड्डी है और ये सामाजिक मुद्दा भी है जो जन जन लोगों से जुड़ा हुआ है। इसकी अनदेखी करना सरासर दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। चलिए, पहले सियासी लोगों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग किस तरीके से देखते हैं। रविंद्र आनंद हमारे साथ हैं, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार, काफी एक्टिव नेताओं में इनकी गिनती होती है। और अभी थोड़ा और लोगों से हम युवा भी कह सकते हैं, जैसे मठाधीश हैं, उन मठाधीशों से युवा हैं। प्रवीण भाई, थोड़ा बताइएगा। मैं देखता हूँ संविदा वाले परेशान हैं, वहां पर कोई भर्ती नहीं, इसलिए हमने संविदा और उपनल के जरिए भर्तियां कर दी, हमने नई भर्तियां नहीं लागू की। और तमाम विभागों में, बिजली विभाग और विभाग, वन विभाग वाले वो आग नहीं बुझा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कर्मचारियों की कमी है। वो भालू और बाघ गुलदार नहीं भगा पा रहे, कहते हैं कि कर्मचारी उतने सक्षम भी नहीं है और उस तरह से भर्ती होती भी नहीं है बल्क में। अब एक और नर्सिंग भर्ती बीच में हमने देखा कि पेपर लीक हो जाते हैं। ये भर्तियों और इन तमाम चीजों को करंट क्यों लगा है? ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या इनकी मांग है? वर्षवार भर्ती करने की मांग उठा रहे हैं, पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था में तुलना कर रहे हैं। आप कहाँ, किस चश्मे से कैसे देखेंगे और क्या कहेंगे? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को, आपके सुनने वालों को भी, आज मकर संक्रांति है, सभी को बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही जो ये आज मुद्दा है, ये बहुत गंभीर विषय है कि मैं अगर आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में ले जाऊं और मैं आपसे ये कहूं कि कोविड के दिनों को हम अगर याद करें तो जो बच्चे कोविड में हमारी सेवा कर रहे थे, ऐसे जोखिम भरे समय में, जबकि संक्रमण इतना हाई था कि जान माल का खतरा था, और जिन बच्चों को उस वक्त लिया गया, और उसके बाद हमने देखा जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ और सरकार ने अपना दोहरा चरित्र दिखाते हुए तुरंत उन लोगों को बाहर करने का काम किया और वो लोग धरने प्रदर्शन करने लगे। तमाम इन चीजों को अगर मैं जोड़ूं तो आज जो युवा साथी हमारे धरना स्थल पर बैठे हैं, अब से कुछ महीने पहले जो युवा परेड ग्राउंड में बैठे थे भर्ती घोटाले को लेकर के, मैं इन सबको संबद्ध इसलिए कर रहा हूं कि एक प्रदेश में जो युवा है, इस आशय से पढ़ लिख करके और उसके माता पिता उसको पढ़ा लिखा करके भेजते हैं कि जब भर्ती प्रक्रिया होगी तो बड़ी पारदर्शिता से होगी, जब भर्ती निकलेगी तो हमारे बच्चों को भी कहीं कुछ बच्चों को जरूर नौकरी लगेगी, लेकिन जब भर्ती निकलती है तो मैंने ये भी देखा है, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैंने ये भी देखा है कि विधानसभा में अगर भर्ती निकली तो नेताओं ने अपने साले, सालियां, अपने भतीजे, अपनी घरवालियां तक लगा दी। इसके जीते जागते उदाहरण अगर मैं नाम लूंगा तो थोड़ा विवाद होगा, लेकिन आप जानते हैं देहरादून के पूर्व मेयर से लेकर के हमारे वन मंत्री के भाई भतीजे सब वहीं पर एडजस्ट हैं। लेकिन जो हमारे प्रदेश का युवा है, जो हमारे प्रदेश के आंदोलनकारी नेताओं ने जिस आशय से उत्तराखंड को बनाया था कि हमारी पीढ़ी तो बीत गई पहाड़ों में, लेकिन हमारे बच्चे अब पढ़ लिख करके कुछ नौकरी लगेंगे, इससे एक अलग राज्य की जो मांग की गई थी, और उन्होंने बेचारों ने, जिन लोगों ने शहादतें दी हैं इस प्रदेश पर, उनके जो उनकी कुर्बानी है वो व्यथा जा रही है। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि गैर राजनीतिक तौर से इस बात को कह रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। आज वकील सड़कों पर है, आज युवा सड़कों पर है, आज आशा कार्यकर्त्री सड़कों पर है, आज हमारे कर्मचारीगण सड़कों पर है। तो ये भैया प्रदेश में क्या हो रहा है? फिर आप धाकड़ धामी अपने आप को कहलवाते हैं, और जिन महाशय को आपने ये जो, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें, जिन महाशय को आपने ये इतने भारी भरकम पद दिए हैं, इतने भारी भरकम विभाग दिए हैं,
उनका कद ही छोटा है उस विभागों के हिसाब से। मैं शारीरिक कद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक कद की बात कर रहा हूं। उनका राजनीतिक कद, उनकी दूरदर्शिता, उनका कोई विजन प्रदेश को लेकर के नहीं है। किसी तरह से उन्हें मंत्रिमंडल में लेना था क्योंकि सेंटर से प्रेशर था, उन्हें मुख्यमंत्री में भी उनका नाम चला था, इसलिए उन्हें कैबिनेट में एडजस्ट करना था। उन्हें मलाईदार पद मिल गए, मलाईदार विभाग मिल गए, लेकिन हमारे बच्चे जो आज सड़कों पर हैं, ये उत्तराखंड की दुर्दशा है, ये उत्तराखंड की तस्वीर है और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा भी दर्शा रहा है। रोतेला जी। सेमवाल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। पत्रकार की नजर भी पारखी होती है और पत्रकार अगर नेता बन जाए तो फिर कहने ही क्या। आप उस श्रेणी में आते हैं, हमने पत्रकारिता भी आपकी देखी है खूब। तो जानना चाहता हूं, युवाओं को लेकर ये असमंजस वाली स्थिति में क्यों डाल दिया जाता है हमेशा? कोई भी भर्ती, कोई भी चीज, हम के संघर्ष करने के लिए बने हैं क्या? कोई बड़ी भर्ती, कोई बड़ा काम हुआ है क्या इस बीच जो मेरी नजरों में नहीं आया, आप लोगों ने देखा हो? थोड़ा बताइएगा। ये स्वास्थ्य विभाग वाले इस पर बात अलग से करूंगा, जो धन सिंह रावत और इनके मंत्रालय और इस पर इनकी एक्टिवनेस को लेकर बात हो रही है ना, इस पर करेंगे बात। लेकिन ये भी नवल भाई बैठे हैं यहाँ पर, भाई पढ़ा लिखा हुआ, संघर्ष करके, मेहनत करके, पैसा लगाकर सड़क पर बैठने के लिए तो नहीं आया होगा ना, इनके लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो नर्सिंग के जो अभ्यर्थी तमाम आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से, इसका सबसे बड़ा जो कारण है, इसका कारण है कि सरकार ने इससे पहले वर्षवार भर्तियां की। जी। जब आपने इससे पहले वर्षवार भर्तियां कर दी, अगर आप तभी बोल देते कि साहब परीक्षा से होंगी, परीक्षा आयोजित की जाएगी, नियमावली ये है, हलाना है, फलाना है, तो ये जो अभ्यर्थी अभी धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये भी परीक्षा देते और क्या पता ये सेलेक्ट हो चुके होते। आज इतने लंबे समय बाद वो पढ़ाई के टच में नहीं है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जो अनुभव है, जो प्रैक्टिकल अनुभव है, वो ज्यादा काउंट करता है या जो किताबी आप पढ़ के परीक्षा दोगे वो ज्यादा काउंट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार की पॉलिसी के कारण आज इस तरीके की विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार ने, जब इसमें सरकार के कई चहेते लोग भी थे पिछली बार भी, और सरकार ने जानबूझ करके ये वर्षवार भर्तियां करी। अगर आप तभी भी बोल देते कि साहब अब ये परीक्षा से होंगी, आप ऐसे पिक एंड चूज नहीं कर सकते जी। पिछली बार सरकार का लॉजिक था कि साहब ये लंबे समय से पे बैठे हैं, इनकी परीक्षाएं कब हो गई थी, कब के पास आउट हो गए थे। उनके पास आउट होने से पहले बात से लेकर के अब तक भी अगर उनका नंबर नहीं आया है, तो वो भी तो उनपे भी तो वही फार्मूला लागू होगा कि उनपे भी वर्षवार भर्तियां कराई जाए। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस पे वर्षवार भर्ती कराई जानी चाहिए। और इस पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि भाई वर्षवार अगर आप भर्ती कराओगे तो इस पे कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि वो वर्षवार होगी तो अपने आप में नंबर आ जाएगा। परीक्षा कराने में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ झोल होगा। अगर आप पिछली बार परीक्षा कराने पे तुले हुए, जिसका मतलब आप चाह रहे हो कि बाय परीक्षा जो है आवाज भी ना उठे और कुछ पैसा भी लेन देन हो जाए। जिस तरीके की भर्तियों पे घोटालों का साया होता रहा है, उसका तो सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरी बात यह है कि सरकार की मंशा पे इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि तमाम लोग जो फर्जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर के, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लेकर के वर्षवार भर्ती हुए हैं, उनके कई सारे लोगों के बाकायदा डॉक्यूमेंट्स खुद नर्सिंग के जो एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने सरकार को दिए, उन्होंने एसडीएम प्रशासन को दिए, लेकिन आज तक भी उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने वो प्रमाण पत्र बनाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे अपने चहेतों को तो भर्ती करना चाह रहे थे उस समय, और जब आप उस तरीके से आपने कोई कार्रवाई नहीं की, अब आप कह रहे हो परीक्षा के माध्यम से आओ ताकि हम पे कोई सवाल ना उठे। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि आप एक स्पष्ट गाइडलाइन बनाइए। इस तरीके की जो विवाद की स्थिति होती है वो पिक एंड चूज से होती है, और मनमाना जो रवैया है वो सरकार का था, क्राइटेरिया जो है वो सरकार का था। अगर सरकार शुरू से ही कहती कि साहब नहीं होंगे तो नहीं होते, ये भी आज धरने पे थोड़ी ना बैठे होते। जब पिछली बार परीक्षा हो गई होती तो आज धरने की नौबत आती नहीं। और अगर आपने पिछली बार जो है वर्षवार कर दी तो उसमें से भी जो वर्षवार कई कुछ वर्षों के लोग छूट गए होंगे, वो भी तो यही चाहेंगे कि वर्षवार करें। और हमारा भी ये कहना इसलिए है कि एक तो दो कारण है इसके। हाँ, एक तो अनुभव बड़ा कारण है,
वही मैं उसी बात पे आ रहा था कि दो कारण है कि एक तो आज सरकार ने पहले ये करा है तो इसलिए सरकार को अब आगे भी ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। दूसरा अनुभव है, भाई इनको इतने लंबे समय का जो अनुभव हो गया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतर होगा, जो मरीज वहां पर आएगा उसको ज्यादा बेहतर ढंग से वो करेंगे। आप परीक्षा दे सर करके हमारी आओगे यस और कल के दिन उनको सुई लगाने का कितना अनुभव होगा ये समझा जा सकता है सरकार से कि इस पे संवेदनशीलता से विचार करे। चुनावी वर्ष सर है, अगर आप सर किसी भी हमारे सर किसी भी अगर स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि और कुछ कहना चाह, फिर आगे बढ़ते, जल्दी बोलिए। सर जी सर अगर किसी भी स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष जो है इस सर किसी भी हेलो पे हाँ, आप नवल बोलिए। राजनीति सर कर रहा है किसी भी अगर आज व्यवधान है, के आपकी समय आवाज नहीं पड़ पा रही। हाँ, तो सर फिर आज वही के समय डिसीजन कंटिन्यू करो, राजनीति सर करने की नौबत थी। आज के समय में अगर किसी भी इंसान का अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि कोई भी मरीज अगर हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले एक्सपर्ट स्टाफ की ही मांग की जाती है कि मुझे अनुभवी स्टाफ दीजिए। तो आप ही बताइए कि अनुभवी स्टाफ कौन होगा जो 8 से 10 साल से जब राज्य में कोविड जैसी महामारी पूरे देश में महामारी थी उस समय जो जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है या 8-10 साल से लोग जो कार्य कर रहे हैं वो लोग अनुभवी होंगे या एक फ्रेशर बच्चा अनुभवी होगा। पहली बात। दूसरी बात सर ऐसी कौन सी विषम परिस्थितियां आ गई हैं कि सरकार ने एक ही बैच के बंदे को पहले नौकरी पे लाके खड़ा कर दिया है, दूसरे को धरने पे बिठा दिया है। तो ये कौन सी ऐसी मतलब कि ये दोहरी नीति है और हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा क्यों है? जी प्रदीप उग्रेती जी तो आज भी धरने स्थल पर ही बैठे हैं। मल अरे आप क्या करोगे, जिंदगी बीत गई धरना देते देते। प्रदीप जी एक मसला यहाँ पर शांत होता नहीं, थोड़ा होता दिखता नहीं, दूसरा उड़ जाता है। अब क्या गुनाह है इन लोगों का, नवल भाई इनका? देखिए पंकज जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री अगर कोई होता हमारे प्रदेश में तो मैं उस बारे में बात करता। स्वास्थ्य मंत्री मैं ये मान के चलता हूँ हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मैं आपको बता दूं बात, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अगर हमारे प्रदेश में होते तो राज्य अनुकारी मंच के लिए बहुत सारे वो थे। अभी हमने लेटेस्ट अभी 20-25 दिन पहले ही स्वास्थ्य पूरे उसका घेराव किया दून मेडिकल कॉलेज का। रोज जिस दिन उसकी अखबार की खबरें पटी अडी पटी नहीं रहती हैं उसमें आप मानवता ये लगाइए, सरकार की दूरदर्शिता। मैं सचिव को भी सवाल खड़े कर रहा हूँ। शुरू में उन्होंने बहुत काम कई अच्छे खड़े करे हैं, मैं राजेश जी को मैं अप्रिशिएट कर रहा था, बीच में हम उनका वेलकम करना चाहते थे। लेकिन जब लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो हाशिए पे, जिस आदमी के अंदर इतनी मानवता नहीं है, जिस सरकार के अंदर मानवता नहीं है कि कोविड काल में जिन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में काम करा था उन्हीं को आपने बाहर कर दिया वहां संस्थान से। जो सफाई कर्मी जिनके बगैर वहां बैक्टीरिया जितने जो तमाम रोके जाते हैं, आप उनकी सैलरी नहीं दोगे, आप उनको बाहर करोगे, आप उसमें सॉर्टिंग करोगे और अपने पद बढ़ाने के लिए उसमें आप जो है बड़े पद बढ़ाए जाएंगे, वो कैबिनेट में पास किए जाएंगे। मतलब एक जो है पटवारी तो एसडीएम तक पहुंच जाए, लेकिन एक जो वर्षवार जो व्यवस्था चली आ रही है जो सफाई वालों की चाहे नर्सिंग की, और उस दिन जो हमने जो घेराव किया था दून मेडिकल कॉलेज का, उस दिन हमने उस ज्ञापन में सीधी सीधी मुख्यमंत्री से ये मांग करी थी या तो ये विभाग अपने हाथ में ले लीजिए या अपनी पूरी कैबिनेट बदलिए। हमने तो ये कई बार से कह रहे हैं कि कैबिनेट बदलिए आप। स्वास्थ्य मंत्री का मतलब अपने आप में बड़ा जिम्मेदार चीजें होती हैं। स्वास्थ्य मंत्री का मतलब, हम उत्तर प्रदेश के जमाने में आप दून हॉस्पिटल जो सामान्य दून हॉस्पिटल था उसको हम गढ़वाल मंडल का जो है एम्स मानते थे, और जो किला तिवारी जो था वो कुमाऊं मंडल का एम्स मानते थे। और इन दोनों ने इनको जब से मेडिकल कॉलेज बनाया है तब से इतनी पूरी गत हो गई है कि जिला, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप जिला अस्पताल में जाइए पर दून मेडिकल कॉलेज मत जाइए। इतनी गत इन्होंने बनाई हुई है। धन सिंह रावत जी को पता ही नहीं है, उच्च शिक्षा मंत्री आप हो, स्वास्थ्य मंत्री आप हो, सहकारिता मंत्री आप हो, और सब में आप भीष्म बोधक चिन्ह में खड़े हैं, सब में आप पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ये जो घपलेबाज है, बैंकिंग में घपले का वो आ रखा है, सहकारिता में घपले का वो आ रखा है, यहाँ मशीनें रखी पड़ी हैं, अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं है। हमने उस दिन कहा था कि आप वार्ड बॉय से लेके नर्सिंग से लेके परमानेंट स्टाफ रखिए, फेज वाइज ड्यूटी लगवाइए। ये देखिए कि ब्लड बैंक में प्राइवेट एजेंसी को ठेका दे रखा है कि फ्री में चेक करा लो। भाई तुम भर्ती बढ़ाओ ना, कर्मचारी रखो, रात दिन सुबह शाम नर्सिंग की तरह वो भी काम करेंगे। भाई एक आदमी जो अस्पताल में घुस गया वो टेस्ट कराने के लिए अब वो अगले दिन इंतजार करेगा क्या? तो ये संवेदनशीलता देखिए इन लोगों की। ठीक, अरुण शर्मा जी को मैं लास्ट में ला रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, बहुत थोड़ा वक्त लग गया आप तक पहुंचते पहुंचते। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी इस मामले पर प्रकाश डालें और बताएं कि नवल जैसे लोगों का क्या गुनाह है, कौन सी वो पॉलिसी है, कौन सा वो रास्ता है जहां पर हम फिर से सवाल एक क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। फिर से हम ये देख रहे हैं कि एक नहीं, यहाँ तो तमाम मसले ऐसे हैं जो फंसे हैं। धन सिंह रावत हो या स्वास्थ्य महकमा हो, वो कटघरे में बना हुआ है। 10 साल बीतने को है साहब, अगला चुनाव आ जाएगा। देखिए, कमी
हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि कभी भी हम किसी चीज को पूर्ण नहीं मान सकते। जब राज्य बना था तब की स्थिति देखें और आज की स्थिति देखें, मुझे लगता है जमीन आसमान का अंतर है। ये ठीक है कि जो हमारे नर्सिंग के लोग हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं और निश्चित तौर पर वर्षवार भर्ती होनी चाहिए, और पहले भी ऐसा होता रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। या तो वो कोई नई डिमांड रखते हो तो अलग बात है, उस पर विचार के लिए समय चाहिए होगा। लेकिन ये परंपरा चली आ रही थी पहले से कि वर्षवार भर्ती होती थी, नर्सिंग में भी होती थी, आयुर्वेद में भी होती थी, होम्योपैथ में भी होती थी, तमाम विभागों में होती थी। जिस तरह सीनियरिटी बनती थी उनके कोर्स के खत्म होने की, उसके हिसाब से भर्तियां हो जाती थी। और देखिए, इसमें कोई आखिर बच्चे तो उत्तराखंड के, ये कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई पाकिस्तान या विदेश से तो आए नहीं है कि उनको भर्ती के लिए बहुत पहले सोचना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर इसमें विभाग को लचीला रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने काम किया है, विषम परिस्थिति में काम किया, मैं बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन विषम परिस्थिति में काम किया है, आज जब अनुकूल परिस्थिति है आप उन्हें दरवाजे के बाहर खड़ा करके रख दे तो वो उचित नहीं है इस प्रदेश के लिए भी, और ना इस प्रदेश के जो रोगी हैं उनके लिए। पंकज भाई, अगर हम राज्य बनने के बाद समय देखें तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता था, आज तमाम मेडिकल कॉलेज, अब तो ये स्थिति हो गई कि जिलों के हिसाब से मेडिकल कॉलेज हो गए जी। लेकिन उसके बावजूद पहाड़ से मरीज देहरादून आना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ उसके रिश्तेदार भी रहते हैं, यहाँ उसको सुविधाएं भी मिल जाती है। और अभी प्रदीप भाई ने जो बोला, मैं उनसे 100% सहमत हूं कि जो पहले जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से आज व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, बदतर हुई है। राज्य बनने से पहले जो स्थितियां थी देहरादून की, खासकर जो हमारा दून अस्पताल है, वो मेडिकल कॉलेज बनने के बाद उसकी स्थिति बदतर हुई है, जबकि कोरोनेशन अस्पताल जो जिला अस्पताल है उसकी स्थिति बहुत ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज अगर आप एम्स ऋषिकेश की स्थिति देखेंगे तो वहां आपको पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भरा हुआ दिखाई देगा। स्थानीय आदमियों के लिए तो वहां बहुत मुश्किल होती है कि कितनी देर लाइन पे लगना है, और हर बार नई जगह लाइन पे लगना है, वही उसको परेशान कर देता है। और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश वाला आयुष्मान कार्ड चल रहा है, बाकी जो मेडिकल कॉलेज है हमारे प्राइवेट, उनमें वो आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। यूपी वाले आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वहां यूपी से पेमेंट मिलने में बहुत देर होती है, तो उन्होंने तो बंद कर दिया। वहां तो चलिए, चाहे गुरुराम राय देखे हम या हिमालय इंस्टीट्यूट देखे, इनमें स्थिति अलग है, यहाँ लोकल आदमी आपको मिल जाएगा। लेकिन एम्स में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भरा है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि हम बात कर रहे थे नर्सिंग भर्ती की, और नर्सिंग हमारे यहाँ, चूंकि देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार स्कोप बना रहता है, उसकी बेहतरी के लिए आप या तो आपके पास पद ना हो, जब आपके पास पद है तो उनको भर्ती करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। जी पंकज भाई। नवल, थोड़ा आप ये बताइएगा हमको, अब ये स्थिति तो है, आप लोग आंदोलनरत भी हैं, आप लोग पढ़े लिखे भी हैं, आप लोगों ने अपना समय भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप परेशानी में हैं। अगला क्या स्टैंड है? आपने मांग तमाम बार रख दी है, आपका आश्वासन भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि आश्वासन नहीं, आपको तत्काल काम चाहिए, सरकार की तरफ से मोहर चाहिए। आगे क्या होने वाला है? सर, मैं दरअसल अगर देखा जाऊं, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत भी हूं, नर्सिंग के बच्चों को पढ़ाता भी हूं मैं जी। तो मेरा कहीं ना कहीं ये देखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि मैंने जो ये वर्षवार की मांग अगर हमारे लोगों ने रखी है तो कुछ सोच समझ के रखी है, क्योंकि 2-2.5 हजार बच्चे हमारे अभी तक कहीं ना कहीं भर्ती वर्षवार नहीं होती है, तो उनका जीवन आने वाले समय में सरकारी सेवाओं में शायद वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, अपने परिवार चला रही हैं, तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, और आज के फ्रेशर बच्चे के साथ वो कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम? पहली बात, आज तक राज्य में हमारी भर्ती लिखित परीक्षा नहीं हुई है, और फिर अभी समय करवाने की ऐसी कौन सी स्थिति इनके पास आ गई है? तो मेरा ये मानना है सर कि अगर इस चीज को जल्दी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो 19 तारीख को हमारे द्वारा दोबारा कूच किया जा रहा है, और उस दिन जो हमारी
तमाम जो नर्सिंग महिला अधिकारी है उनके द्वारा भी कहना है कि कहीं ना कहीं हम सामूहिक मुंडन भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नेग्लिजेंसी हमारे प्रोफेशन की तरफ सरकार कर रही है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली नर्सिंग प्रोफेशन हमारा है, और इस तरीके के अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं उस दिन सामूहिक मुंडन भी किया जाएगा। और इसके बाद हमारे द्वारा हर एक दिन आवास कूच हुआ करेंगे, और हर एक शासनिक प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अब हम चुप नहीं बैठने वाले जब तक अपनी मांगों को हम सरकार से ले नहीं लेते। धन सिंह रावत के वहां कूच करिए, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं? ऑलरेडी हम मैं 2 बार खाली कूच इतना- कर चुके हैं सर वहाँ पे। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं नवल से कि देखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखें, इन घटिया मंत्रियों के चक्कर में अपने सिर मत मुंडवाओ, अपने अच्छे खूबसूरत चेहरों को खराब मत करो। हाँ, आप प्रत्येक विधायक को घेरिए, आप प्रत्येक सचिव को घेरिए, आप मुख्यमंत्री को घेरिए। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जान देने वाली कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि 42 शहादत देने के बाद जब इनकी आत्मा मर गई तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके उससे कितना प्रभावित होंगे ये। तो इसलिए काम ऐसा करो कि जो थोड़ा सा जो मतलब लोकतंत्र में सारी चीजें बढ़िया तरीके से करो, ये मुंडवाने वाले काम मत करो। मेरा व्यक्तिगत सलाह है हमारे ये। द्वारा इस सोमवार कुछ दिन हमने समय इन शासन प्रशासन को दिया कि वो हमारे लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि एकता बिहार में किसी भी अधिकारी द्वारा हमारी सुध-बूध नहीं ली गई इस कड़ाके के सर्द भरे मौसम में, और अब हमारे द्वारा हर ये जगह कूच हुआ करेगा। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कल आपको कुछ चीजें बदलाव में दिखाई देंगी, मैं उस पर जिला प्रशासन से बात करूंगा, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन मैं सिर मुंडवाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी सारा आंदोलन करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ऐसा ना, लड़कियां कुछ है, कई चीजें होती हैं, ऐसे वो मत करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, व्यक्तिगत सुझाव है मेरा। रविंद्र भाई, ये इस तरह की नौबतें मैंने पहली बार नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है आंदोलन में या ऐसा कुछ होगा जो नहीं होना चाहिए, वो भी हमने देखा है ना। अब एक विभाग मतलब एक मंत्री और उसके बाद 4-5 विभाग, और वो विभाग ही कटघरे में हो। मैंने कहा ना, मैंने कहा एक बार धन सिंह रावत से ये बोलते हमने कई बार कर दिया, वो सुनते नहीं है, सचिव सुनते नहीं है, अधिकारी को ये पूछने वाला नहीं है, तो रहते कौन है? धामी जी। अब धामी जी सब वही पूछ करे, वो पूरा रूट व्यस्त रहता, वहां हाथी बड़कला वाले लोग सब परेशान है। लेकिन इन सबसे इतर कितनी जल्दी कैसे रास्ता निकले, सियासी तौर पर ये लोग कैसे एक्शन लें, सरकार क्या करे, ताकि ये लोग बच्चे जो जितने भी नर्सिंग वाले लोग हैं वो इस तरह की चीजें करने को मजबूर ना हो, चाहे लड़कियां हो, नर्सिंग स्टाफ की हो, वो सर मुंडवाने को जा रही हैं, ऐसा कदम उठाने जा रही हैं। ऐसा कौन देख सकता है, ये बताइए। कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए, आश्वासन नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत करिए, बाद में आप कर सकते हैं बेहतर। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा हैं, और हम उनसे यही आशा करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को धाकड़ भी कहलवाते हैं, कि जो बच्चे इतने समय से आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहे हैं, की बात सुनी जानी चाहिए निश्चित तौर पर। और देखिए, आंदोलन का सहारा व्यक्ति तभी लेता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जहां तक ये सर मुंडवाने वाली बात है, मैं प्रदीप जी की बात से, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये कदम ये ना उठाएं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आंदोलन बिल्कुल करना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करना चाहिए। देखिए, हमने पहाड़ के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड वासी हैं, हमने लड़ के ही इस प्रदेश को लिया है, और मुझे लगता है आगे भी संघर्ष हमारी तकदीर में लिखा है, हमारे बच्चों की तकदीर में लिखा है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, अगर कुछ लेना है संघर्ष तो जरूर करना पड़ेगा। जी रोतेला जी, कुछ कह रहे हैं आप? ये धन सिंह रावत जी वाले विभागों पर भी और इस मंत्रालय का, इस पर कोई जादू टोना कर दिया है क्या? मैं इस पे भी आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, पूछा नहीं जाता। हम लोग देख रहे हैं स्थिति पहाड़ से लेकर मैदान तक की चरमराई हुई है, लेकिन उन सबके बावजूद भी मैंने कई मर्तबा अपने अजीत भाई से बोला, जो मेरे सहयोगी है वहां पे, मैंने कहा भाई उनको पकड़िए तो सही, एक बार बात करें। बोला मिलते ही नहीं है भाई, मिलते ही नहीं है। ये रहते कहाँ हैं, करते क्या है, क्यों सवाल उठ रहे हैं इतने इनके विभाग पर? देखिए पंकज भाई, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, धन सिंह रावत जी पूर्व में उनके पास कोई भी बड़ा विभाग या महकमा नहीं रहा। ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है, इसको अगर हम युवा बच्चों की दृष्टि से समझें तो ये बिल्कुल ठीक वैसे है कि एक 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे को आप इंटर का पेपर परीक्षा में बिठा दें, पेपर दे दें कि इंटर का ये पेपर है, ये सॉल्व करना है। वही हाल धन सिंह जी का है। उनको मुझे लगता है 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक विभागों में करना क्या है उनके सिर के ऊपर से निकल रहा है। और ये जो हद से बदतर जो स्थिति है,
वो इसीलिए है क्योंकि देखिए सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, सरकार के पास मैंने कहा ना कि सरकार तो खुद कहती है हम ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो भैया जी। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने आप पर भरोसा जताया है, तो आप लोगों को ये सब सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और धन सिंह जी तो दिल्ली में अच्छी पैठ रखते हैं, दिल्ली से भी फंड ला सकते हैं जहां तक मैं समझता हूं। तो ये सब चीजें लेकिन तभी होती जब उनको एक्सपीरियंस होता। देखिए एक्सपीरियंस की कमी है सबसे बड़ी बात जो रौतेला जी मुझे दिखाई देती है। मैं व्यक्तिगत उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। 100% अगर वो कोई पुराने कद्दावर नेता होते जिन्होंने कई बार विभाग चलाए होते तो जरूर कुछ चीजें ठीक होती, लेकिन फिलहाल जो है एक्सपीरियंस की कमी है। ठीक है सेवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कमेंट नवल की बातों को लेकर भी करिए, क्योंकि इनकी जो रणनीति है वो रणनीति कुछ इस तरह की है। हम जब प्रदेश के युवाओं बच्चियों को इस हालत में देखते हैं या संघर्ष करते देखते हैं तो चिंता होती है कि हमारे पास कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है आज तक में युवाओं के लिए। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि रिवर्स प्लान का हम लोग प्लान बना रहे हैं, लेकिन उन सबसे इतर हमारे सामने क्या है? नवल बोल रहे हैं कि सर मुंडवाएंगे, हम लड़कियां सर मुंडवाएंगी। स्वास्थ्य महकमे वाले हमारे रावत जी वो ढूंढे नहीं मिलते हैं ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही हेलो जी, बताएं सर। सबसे बड़ी बात यह है, वर्ष 2021 में भी जी। 2021 में भी सेम आंदोलन उस समय एक चीज अलग थी। उस समय पैसे की भर्ती के लिए पैसे की लेन देन को लेकर के कुछ व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी। दो युवतियां बोलते हुए ऑडियो में बाकायदा ट्रेस हुई थी कि भाई किस तरीके से पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें हैं। और इसको खुद इस पे भाजपा सरकार के कुछ लोगों ने भी इस पे खुद ही जांच की मांग भी की थी कि इससे पहले विपक्ष इसको मुद्दा बनाए, हम खुद ही बोल देते हैं। तो उस पे भी जांच नहीं हुई अभी तक कि लेन देन को लेकर क्या हुआ। उस समय जो भर्ती जो चयन बोर्ड है उसके कुछ कर्मचारियों अधिकारियों पे भी सवाल उठे थे। तब भी कुछ कर्मचारियों को, कुछ लोगों को हटा दिया गया था चयन बोर्ड से, लेकिन उस पे भी कोई जांच नहीं हुई अभी तक। तो बड़ा जो सवाल है ना कि ऐसे या तो वैसे बस पैसे चाहिए। अब या तो कलेक्शन करके दे दें तो फिर हो जाएगी भर्तियां, और या फिर सीधे भर्ती करा लो, उस भर्ती घोटाले में कुछ हो जाए तो हो जाए। मुझे लग रहा है कि जब तक पैसे का चढ़ाव नहीं चढ़ेगा तब तक ये भर्तियां रुकी रहेंगी शायद ऐसी। और ये जो इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि युवा है, इनको आवाज उठानी चाहिए, न सिर्फ इसमें वर्षवार भर्ती कराने को लेकर के, बल्कि जो पिछले उसमें जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के भी कि भाई वो क्यों दबे रह गए, उन चीजों पे भी जांच की जाए। अगर इस मामले को नहीं उठाएंगे तो फिर से इस तरीके का एक रैकेट काम करने लगेगा कि भाई ये तो पैसे देंगे नहीं और इनसे पैसे लिए नहीं जा सकते। हो सकता है कि इनके भाजपा के लोगों से लिंक भी नहीं होंगे, तो जब भाजपा के लोगों से इनके नेताओं के लिंक नहीं होंगे तो फिर पैसे का चढ़ाव भी कैसे चलेगा। तो हो सकता है इसलिए भर्तियां टरकाई जा रही हों। लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है वो हो रहा है उन अभ्यर्थियों का जो टाइम बाद हो रहे हैं, मतलब जिनकी आयु सीमा पूरी हो रही है, जो ओवर एज हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा बुरा होने वाला है। क्योंकि अगर ये इसी तरीके से होता रहा तो ये वो बेचारे जो है छूट जाएंगे। तो अगर वो ना छूटे और उनके अनुभवों का लाभ हम ले सकें, क्योंकि ये राज्य है और राज्य लोक कल्याणकारी सरकार लोकतंत्र में होती है, तो इसलिए हमारा सरकार से भी निवेदन है विपक्ष का कि इस पर वर्षवार भर्तियां आयोजित की जाएं। और जो भी आपको अब भविष्य में जो भी नियम बनाना है, आप इस तरीके से बनाइए कि अब से जो भी नर्सिंग की भर्तियां होंगी, जो भी नर्सिंग में अब जो परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं मतलब जो भी नर्सिंग का कोर्स करेंगे आपसे उनकी केवल परीक्षा होगी, तब तो हम मान सकते हैं कि भाई ठीक है। लेकिन जो लोग इस आशा में नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं, लंबे समय से भर्तियों की बाट जो रहे हैं कि भाई वर्षवार भर्तियां होंगी, उनको अगर हम इस तरीके से परीक्षा के उसमें धकेलेंगे तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ अन्याय होगा। कई बार पिछली बार भी सरकार ने एक बार एक फार्मूला बनाया था कि वेटेज जो लोग हैं वर्षवार कराने की बजाय परीक्षा कराएंगे, और जो बाकी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हम लोग वेटेज अंक देंगे।
तो उस फॉर्मूले पे भी कितना क्या डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, या कितना वेटेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे भी मैं ज्यादा बेहतर नवल भाई जो है ज्यादा बेहतर है कि वो बात रख पाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं का मसला है। लेकिन हमारा ये मानना है कि बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए नर्सिंग के साथ। इनके लिए जो पैसे वालों के साथ जो फार्मूला अपनाया गया, इनके साथ भी वही फार्मूला अपनाया जाना चाहिए। और हम जो नर्सिंग बेरोजगार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके हर निर्णय के साथ हैं। और जो भी हमारे लिए आदेश होगा विपक्ष के नाते, हम जरूर आपका साथ देंगे। धन्यवाद। अनु सर, थोड़ा सा ये इस पर बताइएगा कि मैं धन सिंह रावत और उनके महकमों को लेकर बड़ा चिंतित हूँ। मतलब मुझे जब भी कोई मेरे को पता नहीं कि कौन सा बंदा ऐसा जिससे कभी कोई तारीफ की होगी ना। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इतने गंभीर मसले पर, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, दोनों बहुत बड़े हैं, दोनों बुनियादी सुविधाओं में सबसे बड़ा जो उस पर ये सवाल है कोऑपरेटिव भर्ती। पंकज भाई मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, शिबू भाई बोल रहे थे ना, मेरे को लगा कि कहीं शिबू भाई का भी तो रह जाता ना। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली हैं ना। हाँ। पंकज भाई, जब मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर पत्रकारिता करने गया था, तो धन सिंह और तीरथ सिंह भी वहीं उस टाइम जूनियर होते थे हमसे। अच्छा जी। और धन सिंह तब भी बहुत विनम्र थे, जितने आज है वैसे ही बात करते थे जैसे आज करते हैं। देखिए, विभागों की बात अलग होती है, व्यक्तिगत रूप से वो एक बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा विभाग है। अब सहकारिता उनके पास है, स्वास्थ्य उनके पास है, शिक्षा उनके पास है, मेडिकल एजुकेशन उनके पास है, अगर आप देखें जी। और तो ये बहुत भारी भरकम विभाग है, और उसके बावजूद वो प्रयास करते हैं कि किसी तरह इन सब के बीच में बैठ के लेके अधिकारियों से बात करके किसी तरह इन चीजों को जो समस्या है उनको दूर करें जी। लेकिन फिर भी, क्योंकि जब आदमी के पास काम ज्यादा होता है तो उसकी आलोचना भी ज्यादा होती है, ये हमेशा होता है। नहीं, तो मैं टोक रहा हूं आपको अरुण सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास कमी है क्या लोगों की? आप क्या विधायक कम थे? 5-6 पद खाली हैं। हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल उठ रहा है। आप विभागों को जिम्मेदार लोगों को दे सकते हैं, नहीं लोड इतना कोई किसी पर क्यों डालना? भाई कोई सवाल उठे, अगर काम का बोझ है, अगर इच्छा शक्ति की कमी है तो फिर बात अलग है, वो तो आप कुछ भी करिए ना। पंकज देखो, मुख्यमंत्री के पास 40 विभाग है। अब बात तो वही आ रही है कि नए लोगों को जो 5 मंत्री पद खाली है लंबे समय से, उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा पिछले 4 साल से? आप देखें, या हम कहें कि अभी नारायण रामदास जी की जब डेथ हुई थी तो तब 5 हुए थे, तो उससे पहले से बनाया जा सकता था सभी लोगों को जितने पद खाली थे, लेकिन नहीं बनाया जा रहा। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति हो जी। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो चिंगारी अंदर सुलग रही है उसको दबाने के लिए हो, कि सबको ये विश्वास हो कि मेरा नंबर भी आ सकता है जी। तो ये देखिए, ये सारी चीजें अलग है, सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये होता है कि विभाग ज्यादा है, विभागों की वजह से, क्योंकि उनके पास संगठन का काम भी ज्यादा है। अगर आप अभी देख रहे थे तो वो बंबई जो वहां नगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं उसमें लगे हुए थे। उसके बाद जहां जहां चुनाव होते हैं वहां भेज दिया जाता है, ये भी है क्योंकि संगठन के आदमी है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि जो स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो चिकित्सकों की कमी हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ की कमी हो, या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो, उनको तो दूर किया ही जाना चाहिए, क्योंकि वो सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब पूरा का पूरा स्टाफ होगा तभी वहां चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएगी। नहीं तो आप देखिए कि पहाड़ में क्या स्थिति है, कई किलोमीटर चारपाई पे उठा के सड़क पे लाना पड़ता है, और वहां से फिर हायर सेंटर तक ले जाने में जान निकल जाती है, और कई बार उसमें डेथ हो जाती है। माफी चाहता हूँ इस मामले में। हमारी प्रदेश की सरकारें, हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा उस जनता को उसके मूलभूत अधिकार नहीं दे पाया अब तक। 25 साल रजत जयंती मनाने के बाद भी इसको लेकर मैं बड़ा
मतलब तस्वीरें देखता हूँ, क्योंकि मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, उन इलाकों से आता हूँ जहां पर ना आदमी को 200 250 किलोमीटर जाकर इलाज मिल पाता है सही तरीके से। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लेकर बड़ी चिंता है वहां पर, बुजुर्गों को लेकर बड़ी चिंता है वहां पर। लोग देहरादून वाले, दिल्ली वाले घर नहीं जा पा रहे हैं पिताजी से, पर आप जाते क्यों नहीं? मतलब वहां दवाई लेने में दिक्कत होती है, वहां अगर बीमार हो सर गए आप 5 मिनट में चले हाँ जाएंगे, नर्सिंग का स्टाफ नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, और ये लोग यहाँ सर मुंडवाने को बैठे हुए हैं, जो सर संघर्ष कर रहे हैं काम को। हाँ नवल। सर पहाड़ों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएससी, पीएससी और तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे पास हैं, और आज भी अगर आप देखोगे दूर दराज इलाकों में हमारे लोगों की अभी कहीं ना कहीं हमारे लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे सेवाएं देने के लिए भी तत्पर तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ हॉस्पिटल को उच्चीकृत किया जा रहा है। मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो हर एक जिले में बन रहे हैं, तो वहाँ कार्य करने वाले कौन लोग होंगे? जब हमारा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो मानक है हमारा, वो हमें बताता है कि अभी तक राज्य में 3000 प्लस पद हमारे बचे हुए हैं, तो क्यों नहीं उन पदों को सृजित करके रोजगार का रोजगार और जनमानव जो हमारे जनसंख्या जो लोग हैं उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करी जा सकती है। जी उग्रती जी, एक छोटा कमेंट मैं आपका भी चाहता हूँ यहाँ पर। अब जब बात उठी है, नवल ने भी उठा दी, काम अगर बंदे होंगे, काम होगा तो हम लोग जाएंगे भी, आएंगे भी। नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, सफाई कर्मी ना, वो पहाड़ों वालों से हम तो दून अस्पताल को लेकर आप संघर्ष करते रहे, दून अस्पताल में धरना देने जा रहे हैं, यहाँ पर सारा महकमा बैठता है ना। अब ऐसी स्थिति में कहाँ जगह है ऐसे बच्चों के लिए? कहाँ पे इंसाफ मिलेगा? कहाँ उन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा जो लोग बेहतर उत्तराखंड का सपना देख रहे थे? देखिए पंकज जी, इसमें मैं फिर वही कह रहा हूँ, आज भी हमारी जो बैठक थी शहीद स्मारक में, वो स्थानीय जो स्थायी निवास को लेकर ही बैठक थी। आज हमने आज ये मांग करी है कि राज्य बनने के बाद से हम उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच जिस दिन से संगठन बनाया 2002 से ये मांग कर रहा है 2005 से कि जो स्थायी निवास है उसमें घपलेबाजी हुई है, उसमें जो है चाहे उपनल में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, टीचरों में हो, सब में फर्जीवाड़ा हो रखा है, उसकी जांच हो। दूसरी बात, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जितनी कम से कम कुछ चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, स्वास्थ्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जहां जिस नर्स की आवश्यकता है वो नर्स का काम नर्स ही करेगी और सफाई वाले का काम सफाई करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। लेकिन है क्या कि बिल्कुल अभी शर्मा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वास्तव में क्या है कि जो धन सिंह रावत है वो है संगठन के आदमी, वो संगठन के लिए तो 101% नहीं, वो 1000% मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन इज नॉट ए कैपेबल पर्सन फॉर द मिनिस्टर। और खासकर जो इस तरह के जो टेक्निकल मामले हैं, ऐसा है मुझे भी ईश्वर की दया से इन चीजों में तकनीकी संस्थाओं में काम करने का मौका मिला है, तो मैं उस तरीके से उनको गहराई में जान सकता हूँ कि कितना अनुभव चाहिए होता है। तो आप ये देखिए, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि अस्थायी राजधानी में रोज आधे पेज की खबरें अगर स्वास्थ्य विभाग से, और वो भी जो है दून मेडिकल कॉलेज से, और बाकी की जो खबरें कॉलम में आती हैं वो छिपी छपी चौथे पांचवें पेज में आती हैं। कि मैं अपने स्वयं अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं सन 75-70 से मेरी पैदाइश है, सन 75 से हम पैदल अपने गांव में टिल डेट आज भी हम जो है 2-2.5 किलोमीटर चारपाई में ही लेके मरीज को आते हैं, या जो अंतिम जिसकी वो होती है वो भी उसी में आती है। ये वस्तु स्थिति ये है। तो देहरादून में मैं प्राथमिक बात करूं, मैंने यहाँ चेचक के टीका के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री से तक अपील करी है, वो तब जाके यहाँ वो होता है। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, सचिव को सुनिए, ये इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री को पहल करनी होगी और जल्द पहल करनी होगी। और अगर जैसे जो मैं देख रहा हूँ दिल्ली और देहरादून में जो आपाधापी और जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, हो सकता है कि 20 दिन बाद आपको सारा चीज ही नया मिल जाए कुछ। हाँ हो सकता है कुछ नया हो जाए। अरुण सर, कुछ नया दिखने वाला है? नवल की बात थोड़ा सा रह जाएगी, लेकिन कुछ नया होगा क्या? अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर देरी से हो रहा है फिर तो क्या समझे मायने से ये नए वाले बात को। प्रदीप, देखिए प्रदीप भाई बहुत नजदीक रहते हैं सब लोगों के, उनको हो सकता है कि अंदर की खबर हो। हमारे को भी ये खबर लग रही थी दिल्ली से कि 15 से 20 तारीख के बीच में कुछ चेंजेस उत्तराखंड में होंगे। अब वो क्या होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ होना है। क्या उन चेंजेस में नवल पुंडीर या फिर नर्सिंग एकता मंच की बात को भी सुना जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग साथ दीजिएगा जितने लोग हैं वहां पर, इन लोगों का, क्योंकि जो बच्चे अगर प्रदेश की सेवा करने के लिए आतुर हैं, क्वालिफाइड हैं, वो लोग अपना अनुभव रखते हैं, वो लोग सेवा नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग नहीं कोई काम कर सकते या प्रदेश में उस तरह काम नहीं, वो हमारे जैसे लोग हैं जो बाहर निकल गए, वापस आने में बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। शर्मा जी आप लोग बैठे हैं, पूर्णी जी, बहुत परेशानी होती है। वो वापस आना भी चाहे ना, लाख कोशिशों के बाद भी वापस
आ नहीं सकता। इसलिए जो लोग नवल जैसे लोग जो लोग वहां पर नौकरी मांग रहे हैं या ये उस अहर्ता को पूरा करते हैं, तो उनको वहां रोका जाना चाहिए। ये हमारी एक बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। नवल रंग लाए जल्दी से, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ सरकार जल्द आपकी बातों को सुने। सिंहवाल जी आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीदें तो करनी ही पड़ेंगी, सरकारों से उम्मीदें नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। और सरकारें ही प्लानिंग करती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, युवाओं के लिए काम होता है बल। तो यहाँ पर नरसिंह एकता मंच ने जो मांग की है वो मांग ये है कि उनकी भर्ती का सवाल है। उनके अनुभव, उनकी योग्यता को ताक पर मत रखिए, उनको भर्ती कीजिए, नियम के हिसाब से भर्ती कीजिए। यही तो मांग कर रहे हैं ना। पहाड़ के अपने अस्पताल देख लीजिए दगड़ी, नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलता है, टेक्निकल स्टाफ नहीं मिलता है, सफाई कर्मी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता है। भर्तियां क्यों नहीं करते साहब? क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों।